बारिश में गरीब की गरम खिचड़ी। आज की कहानी है रमेश निवास की, जहां रमेश अपनी पत्नी रज्जो, बेटे आदित्य और बहू रानी के साथ रहता था। रमेश की पत्नी रज्जो जितनी समझदार थी, उसकी बहू रानी उतनी ही भोली और सीधी थी। बहू रानी कोई काम करने जाती तो उसको बिगाड़ ही दिया करती, जिससे उसके घर वाले बड़े ही परेशान रहा करते थे। उसे बहुत समझाते पर वो समझ नहीं पाती। माँ बचाओ मुझे इस पागल से। अरे क्या हुआ बेटा, तू भाग क्यों रहा है और तू भीग कैसे गया? बाहर तो मौसम साफ है। माँ ये काम मौसम का नहीं, आपकी बहू का है। अरे रानी बहू ने अब क्या कर दिया? उसे तो मैंने कपड़े धोने बाहर आंगन में भेजा था। तभी रानी हाथ में कपड़े धोने वाला बल्ला लेकर आती है। तभी रज्जो उसके हाथों से लकड़ी का बल्ला छीनकर दूर फेंक देती है। अरे बहू ये क्या कर रही थी? क्यों मार रही थी इसे? क्या किया इसने? रमेश वहाँ पर आता है और आदित्य के कान पकड़कर बोलता है, जरूर इसी ने कुछ किया होगा, ये लड़का तो हाथ से निकल गया है। अरे आप कान छोड़ो मेरे बच्चे का। ठीक है छोड़ दिया, बताओ क्या हुआ है। माँ ये कपड़ों के साथ मेरी भी धुलाई कर रही थी। बेटा ये अच्छा किया तुमने। क्या बोले? अरे मैं बोल रहा था कि बहू अच्छा नहीं किया तुमने। पापा जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं। माँ जी ने कहा था बाहर कुर्सी पर कपड़े हैं धो दे। मैं जब बाहर गई तो कपड़े नहीं थे कुर्सी पर, वहाँ ये बैठे थे। मुझे लगा वो कपड़े धुलने जो आदित्य जी ने पहने तो धो दिए। हे राम बहू क्या करूं मैं तेरा? थोड़ा तो दिमाग लगाए कर। अगर कल को कोई बोलेगा कि सास को गोली मार दे तो मार देगी क्या? माँ जी आपको क्या ऐसा लगता है मैं ऐसा करूंगी? मैं ऐसा नहीं करूंगी। जीती रहो मेरी प्यारी बहू, चलो इतनी समझ तो है तुझ में। माँ मुझे लगा ये हाँ बोलेगी। अरे मैं हाँ कैसे बोलूंगी आदित्य जी, हमारे घर में बंदूक ही कहाँ है। रज्जो ये सुनते ही अपना सर पकड़ लेती है। ऐसे समय बीतता है और एक दिन रज्जो रानी को बासी रोटियां देते हुए बोलती है, ये ले बहू गाय को दे आ। कौन सी गाय को माँ जी? सफेद वाली या काली वाली या भूरी वाली? किसी को भी दे दे। ठीक है माँ जी, अगर गाय नहीं हुई तो एक काम करियो, जो दिखे उसे खिला दियो। माँ जी जो भी दिखे? हाँ अब जा जल्दी वरना तुझे खिला दूंगी। रानी सास के गुस्से को देखकर भागकर बाहर जाती है, पर उसे बाहर कोई भी गाय नजर नहीं आती है। अरे यहाँ तो कोई भी गाय नहीं है, अब ये रोटी किसको खिलाऊं? तभी रज्जो की पड़ोसन रमा उसके पास आती है। अरे बहू क्या कर रही है तू यहाँ सुबह सुबह? रमा को देखते ही रानी की आंखें चमक उठी। आंटी जी वो सब छोड़ो, ये बताओ आपने नाश्ता किया है? नहीं बहू क्यों? ये सुनते ही रानी रमा को सारी बासी रोटी खिला देती है और अपने घर चली जाती है। बड़ी देर हो गई बहू आज तुझे। हाँ माँ जी आज गाय मिली ही नहीं। फिर रोटी का क्या किया? रानी कुछ बोलती उससे पहले ही रमा वहाँ आकर रज्जो को सब बताकर खूब भला बुरा सुनाती है। ऐसे 1 महीने का समय बीत जाता है। आदित्य का जन्मदिन वाला दिन आता है, जहाँ सारा काम रज्जो ही करती है, क्योंकि वो अपनी बहू पर काम छोड़कर बेटे का जन्मदिन बर्बाद नहीं करना चाहती थी। पर काम करते हुए उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। सभी लोग उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। डरने की बात नहीं है, इनको थोड़ा आराम की जरूरत है, बस कमजोरी से हुआ है। सभी लोग घर आ जाते हैं। अब रज्जो काम नहीं कर सकती थी तो उसे मजबूरी में सारा काम अपनी बहू को देना पड़ता है। पार्टी का समय आता है, बहुत से मेहमान आते हैं, जिसमें रज्जो की जेठानी की बहू शीला भी होती है। शीला कभी भी रज्जो के परिवार का मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ती। अरे देवरानी जी सुनो जरा। हाँ दीदी बोलो, जरा मेरे लिए दाल लेकर आना। जी दीदी। रानी दाल लेकर शीला को देती है तो शीला दाल टेस्ट करके बोलती है, ये दाल कितनी ठंडी है देवरानी जी, जाकर इसे गर्म करके ले आओ। मैं लाती हूँ शीला बहू। नहीं चाची जी, देवरानी जी ले आएंगी। हाँ माँ जी आप बैठो, मैं ले आती हूँ। रानी रसोई में जाकर दाल गरम करके ले आती है, जहाँ लाते समय शीला पांव लगाकर उसे गिराने की कोशिश करती है ताकि गरम दाल उसके ऊपर गिर जाए, पर इसका उल्टा ही होता है। रानी जैसे ही गिरने वाली होती है, आदित्य उसे संभाल लेता है। ध्यान से चला करो ना। वो मेरे पाँव में कुछ आ गया था। सभी लोग खाना खाते हैं और रानी की गरम दाल की खूब तारीफ होती है, जिसे देख शीला को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है और वो बोलती है, देवरानी जी अगर दाल इतनी अच्छी बनाती है तो हमारे मोहल्ले की प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेती? हाँ आइडिया तो अच्छा है। वैसे भी दाल बनाना ही तो ऐसा काम है जो रानी बहू बिना किसी गलती के करती है। जैसा शीला ने सोचा था वैसा ही होता है। रानी प्रतियोगिता में भाग लेती है। प्रतियोगिता का दिन आता है और शीला चुपके से रानी की दाल में लाल मिर्च भर देती है। अब आएगा मजा। देवरानी जी को अब तो हार का मुंह देखना ही पड़ेगा। दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं तो तुमको ऑल द बेस्ट बोलने आई थी। धन्यवाद दीदी। कुछ समय बाद वहाँ जज आते हैं और सबकी दाल चखते हैं और रानी को विजेता घोषित करते हैं, जिसे सुनते ही शीला तिलमिला जाती है। ये कैसे हो सकता है?
ये कैसे जीत सकती है? इसकी दाल अच्छी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अच्छा इसलिए क्योंकि तुमने इसकी दाल खराब कर दी थी। चाची जी वो मैं... कुछ मत बोलो तुम, सबको मैं बताती हूँ आखिर क्या हुआ था। रज्जो सबको सच बताती है कि कैसे रानी की बदनामी करने के लिए शीला ने उसकी गरम दाल खराब की, और ये सब होता देख रज्जो ने रानी से दोबारा दाल बनवाई। माँ जी आपने तो मुझे कहा था दाल ठंडी हो गई है, गरम करके स्वाद चला जाएगा इसलिए दोबारा बना। हाँ बेटा मैंने कहा था, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर तुझे पता चलता कि शीला ने क्या किया तो तू उसकी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाती। मैं जानती हूँ मेरी बहू रानी किसी को भी पसंद नहीं है, कई बार तो उसके कारण मुझे भी बहुत सी परेशानी होती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या दोष? ये सब कुछ अपने भोलेपन में करती है। हम सब इसको कितना सुनाते हैं पर ये बेचारी हंसते हुए सब सह जाती। मेरी बहू जैसी भी है मुझे स्वीकार है, अगर किसी को दिक्कत है तो वो दूर रहे मेरी बहू से और हमारे परिवार से। मुझे माफ कर दो चाची जी। माफी मांगनी है तो देवरानी से मांग, जो सगी जेठानी ना होने के बाद भी तुझे अपनी बहन से बढ़कर मानती है। इसके बाद शीला रानी से माफी मांगती है और रानी उसे माफ कर देती है। तभी रमा बोलती है, चलो भाई ये इमोशनल ड्रामा बहुत हुआ, अब चलकर रानी बहू की गरम दाल खाते हैं। नहीं आंटी जी ऐसे नहीं खा सकता कोई भी इस दाल को। क्या हुआ दीदी, मुझसे फिर से कोई गलती हो गई क्या? नहीं देवरानी जी आपसे कोई गलती नहीं हुई, बस मैं तो ये कह रही थी अब तक दाल ठंडी हो गई होगी तो क्यों ना गरम कर खाया जाए, ताकि मैं भी सबको बोल सकूं कि ये है मेरी देवरानी की गरम दाल, सबसे बेमिसाल। सभी लोग हंसने लगते हैं और सब साथ में बैठकर दाल रोटी खाते हैं। बिन्नी ये लो, ये मसाले और सब्जियां ले जाकर रसोई में रख दो। और ये चाउमीन, इसका क्या करना है? बाहर जानवरों को डाल दो, कम से कम उनके मुंह तो लगे। ये कहकर मायूस सोमेश हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। फिर थोड़ी देर बाद, बिन्नी लगता है अब कुछ और काम देखना पड़ेगा, ये चाउमीन का ठेला तो चल नहीं रहा, लगता है मेरे हाथों में वो स्वाद ही नहीं रहा। अजी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हाथों की बनी चाउमीन का तो आज भी कोई तोड़ नहीं। असल मुसीबत तो वो बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो तुम्हारे सारे ग्राहक छीन ले गयी। बात तो तुम्हारी सही है बिन्नी, देखते ही देखते कितने सारे होटल खुल गए इस इलाके में और मैं वहीं का वहीं रह गया। हमेशा डरता रहा कि अगर चाउमीन का दाम बढ़ाया तो कहीं ग्राहक न छूट जाए। और उन्हें देखो आते ही आपसे 4 गुनी कीमत पर चाउमीन बेचने लगे। और फिर भी सब लोग वहीं जाते हैं, शायद वहाँ खाने के लिए और भी चीजें हैं इसीलिए। ना जी ना, असल बात तो ये है कि वहाँ आराम से बैठकर मोबाइल पर शोशा करने को जो मिल जाता है लोगों को। तो इस चीज का भी तो अपने पास कोई तोड़ नहीं, कहाँ से मुकाबला कर पाऊंगा मैं उन बड़े लोगों का। किसी समझदार आदमी ने कहा है, अगर दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकते तो उसे दोस्त बनाने में ही समझदारी है। क्या मतलब? मतलब ये मेरे भोलूचंद कि उन बड़े बड़े होटलों में भी तो कोई ना कोई चाउमीन बनाता ही होगा, तो वो कोई इंसान तुम क्यों नहीं हो सकते? ना हर रोज ठेला लगाने की आफत और न लागत जुटाने का झंझट, बस हर रोज जाओ झटपट चाउमीन बनाओ और महीने के पैसे हाथ में। मेरा दिल कहता है जी अगर कोशिश करोगे तो बात जरूर बनेगी। अपनी पत्नी बिन्नी के इस भरोसे पर भरोसा करके सोमेश ने एक बार कोशिश करने की ठानी। उसने कई जगह जाकर काम मांगा लेकिन कहीं बात नहीं बनी, तो सोमेश बड़े भारी मन के साथ अपने घर वापस जाने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे सोमेश, ये तू ही है ना? कौन? ओए मैं दीपक, इतनी जल्दी भूल गया मुझे? हाँ अरे दीपक मेरे यार, तुझे कैसे भूल सकता हूँ। हाँ पहचानने में थोड़ा वक्त लग गया और लगता भी क्यों ना, जरा खुद को देख, बिल्कुल बदल गया यार तू तो। लेकिन तू नहीं बदला, गांव से तू और मैं साथ निकले थे, देख मैं कहां से कहां पहुंच गया और तू कहां रह गया यार। जहां तक मुझे याद है तूने तो अपना काम शुरू किया था ना। दीपक और सोमेश एक ही गांव से थे और दोनों काम की तलाश में एक साथ शहर आए थे, लेकिन बीते वक्त ने दोनों दोस्तों के बीच काफी बड़ा अंतर पैदा कर दिया था। दीपक को देखकर ही उसकी अच्छी हैसियत का पता चल रहा था, जबकि सोमेश के चेहरे से ही उसकी गरीबी झलक रही थी। दोनों दोस्त काफी समय बाद मिले थे तो उनके बीच काफी देर बातें हुई और फिर देख भाई सोमेश, बिन्नी भाभी ने राय तो तुझे बिल्कुल ठीक दी है, पर तू सच बता, तुझे अगर मौका मिले तो तू कर तो पाएगा ना? हाँ भाई मैं जान लगा दूंगा, और तूने तो मेरे हाथ की बनी चाउमीन खाई भी है पहले। चल फिर ठीक है, दिया तुझे मौका। वो जो सामने बड़ा सा होटल देख रहा है ना, द रॉयल स्टार, हेड शेफ हूँ मैं वहाँ का। है क्या बात कर रहा है तू? इतने बड़े होटल में, वो भी हेड शेफ? पर ये कमाल हुआ कैसे मेरे भाई? इस होटल के मालिक की इकलौती बेटी तेरी भाभी है, तो बस आगे तू समझदार है। ओह फिर तो तेरी वहाँ बहुत चलती होगी ना। अब सच सच बता मेरे भाई, मेरा काम तो हो जाएगा ना? कमाल करता है यार, तुझे हेड शेफ का मतलब समझ में नहीं आता क्या? जा कल से तू मेरा असिस्टेंट शेफ। और रही बात तनख्वाह की, तो महीने के 30,000। बोल
इतने में तो चल जाएगा ना तेरा काम। अरे अरे मेरी माई, 30,000 में तो बहुत कुछ हो जाएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। यूं तो दीपक और सोमेश की मुलाकात बस एक इत्तेफाक ही थी, लेकिन ये इत्तेफाक सोमेश की किस्मत बदल चुका था। दीपक का असिस्टेंट शेफ बनकर सोमेश की माली हालत तो सुधरी ही, साथ ही अब उसकी बनाई हुई चाउमीन लोगों की पहली पसंद बनने लगी। और फिर क्या सारे ऑर्डर्स में सिर्फ चाउमीन? ऐसे कैसे चलेगा? इतने बड़े होटल में हम क्या सिर्फ चाउमीन बेचने के लिए बैठे? जाओ कस्टमर से जाकर बोलो चाउमीन आउट ऑफ स्टॉक है, वो कुछ और ऑर्डर करें। बट सर, जितना कहा जाए उतना करो। भूल गए तुम्हें ऐसी बात की सैलरी मिलती है? जी सर। भले ही सोमेश को इतना बड़ा मौका देने वाला दीपक ही था, लेकिन सच ये था कि एक अच्छा दोस्त होने के बावजूद दीपक को सोमेश की वाहवाही बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यार दीपक, तू मुझसे कुछ नाराज है क्या? तू जानता है कि मैं चाउमीन बनाने में अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी तू मुझे मेरी ड्यूटी हर रोज मेन कोर्स में लगा रहा है। हाँ तो सिर्फ चाउमीन बनाने के 30,000 खाता रहेगा क्या हर महीने? देख भाई, तेरी मेरी दोस्ती इस होटल के बाहर रख। इस किचन में घुसते ही मैं यहाँ का हेड शेफ हूँ और तू मेरा असिस्टेंट, और ये फर्क मुझसे बात करते समय भी याद रखना, क्या समझा? जी सर। सोमेश समझ गया था कि दीपक बदल गया है, लेकिन उसने दीपक से आगे कोई बहस नहीं की और चुपचाप दीपक की बताई हुई ड्यूटी हर रोज पूरी ईमानदारी से निभाने लगा। लेकिन दीपक की इस हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ा होटल को। दीपक, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने हमारे मेन्यू से हमारी बेस्ट सेलिंग डिश हटा दी। जी डैडी जी, वो मैंने इसीलिए किया था कि हमारी बाकी डिशेस भी कस्टमर्स टेस्ट कर सके और उनकी सेल भी बढ़े। तुम नाकारा हो, ये तो मैं पहले दिन से जानता था, लेकिन तुम इतने बड़े बेवकूफ भी हो, ये अब समझ में आया। सच में मेरी बेटी ने तुमसे शादी करके वो गलती की है जिसका खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ। फौरन बुलाओ उस लड़के को जो वो खास चाउमीन बनाता है। सोमेश को बुलाकर न सिर्फ उसकी सैलरी बढ़ा दी, बल्कि उसे उसी समय से सिर्फ और सिर्फ चाउमीन बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। और अब ये सब दीपक की बर्दाश्त से बाहर था। ये 2 कौड़ी का सोमेश फटीचर ठेले वाला आज मेरे बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। धक्के मार कर निकालूंगा ऐसे होटल से बाहर। हाँ। दीपक जानता था कि कस्टमर्स के साथ साथ होटल के स्टाफ और यहाँ तक कि होटल के मालिक की नजर में भी सोमेश की एक खास पहचान बन चुकी थी, तो उसे नौकरी से सीधे सीधे तो नहीं निकाला जा सकता था। तो उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और फिर अगले दिन। अब ये क्या ड्रामा है? बुफे में क्यों देंगे हम अपनी बेस्ट सेलिंग डिश? सिर्फ एक दिन के लिए डैडी जी। हमारे होटल की 5th एनिवर्सरी पर ये हमारे कस्टमर्स के लिए खास गिफ्ट होगा हमारी तरफ से, और इस बात की पब्लिसिटी हम बहुत पहले ही कर देंगे ताकि उस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग आकर हमारी चाउमीन का टेस्ट करें और आगे के लिए फिर हमारा कोई कंपटीशन ही ना बचे। पहली बार कुछ सही आइडिया लेकर आए हो। लगता है सोमेश की संगत का अच्छा असर हो रहा है तुम पर। ठीक है, बोल तो सोमेश को कि वो सारी तैयारी कर ले, उसकी बनाई चाउमीन हमारे बुफे की मेन डिश होगी। दीपक आधी चाल चल चुका था और बाकी का काम उसने तब किया जब सोमेश बुफे के लिए चाउमीन में जाने वाला अपना खास मसाला लगभग तैयार कर ही चुका था। सोमेश, यहाँ का सब हो गया? जी सर, ये मसाला सॉसेस सब कुछ रेडी है, अब बस मेहमानों का इंतजार है। ठीक है, तो फिर तुम बाहर का सेटिंग अरेंजमेंट देख लो जाकर। वहाँ भी किसी जिम्मेदार इंसान की जरूरत है। और फिर सोमेश के वहाँ से जाते ही, ठेले वाले, इस होटल में ये तेरी आखिरी चाउमीन होगी। ये है ना तेरे खास मसाले जिसके दम पर तू इतना इतराता फिरता है। अब यही मसाले तुझे यहाँ से बाहर निकलवाएंगे। इसके बाद दीपक ने अपने हाथों से सोमेश के बनाए मसाले में ढेर सारा नमक और मिर्च पाउडर मिला दिया और फिर बुफे लगने के बाद, ओह माय गॉड, ये है आपकी बेस्ट सेलिंग डिश। ये तो सॉरी मैडम, लगता है हमारे शेफ से बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें मिर्च और नमक बहुत ज्यादा है ना। ओफो। हे सोमेश, कम हियर नाउ। जी सर। ये क्या बनाया तुमने? हमारे कस्टमर का मुंह ही जल गया। तुम्हारी ये बकवास चाउमीन खाकर तुम आज के दिन ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? बाय द वे, कर भी सकते हो। इससे पहले कभी किसी ढंग की किचन में काम किया होता तब तो कुछ सीख पाते। रोड किनारे ठेला लगाते थे ना चाउमीन का, 10 रुपए में पेट भर चाउमीन। हाँ, तुम कभी इस होटल में काम करने के लायक ही नहीं थे। किसी अच्छे शेफ की रेसिपी चुराकर कुछ दिन तो नाम कमा लिया तुमने, बट अब तुम्हारी असलियत आई गई सबके सामने। हे गार्ड्स, धक्का मारकर निकालो इसे बाहर। आज का पूरा इवेंट ही खराब कर दिया इसने। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं बोल रही थी कि चाउमीन औसम है, सही तीखा और बिल्कुल सही नमकीन, सब कुछ एकदम बैलेंस है। सच में इससे टेस्टी चाउमीन मैंने आज तक नहीं खाई। क्या वो बरखुदार चौंक गए ना? तुम्हें क्या लगा मेरे दामाद बन गए तो यहाँ जो चाहे करोगे? किचन में तुमसे छिपाकर एक सीसीटीवी कैमरा मैंने इंस्टॉल करवाया, और फिर आगे क्या हुआ होगा इतना तो तुम समझ ही गए होंगे। डैडी जी, सॉरी डैडी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से तुम और कुछ गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सब करने के लिए तुम यहाँ रहोगे नहीं। मैं अभी के अभी तुम्हें फायर करता हूँ। और रही बात सोमेश तुम्हारी, तो तुम आज से इस होटल के नए हेड शेफ होगे। आज से तुम्हारी सिग्नेचर डिश इस होटल की पहचान होगी, ठेले की चाउमीन।
यस, जहाँ से इस खास डिश की शुरुआत हुई, अब से इसका नाम भी वही होगा। सोमेश को उसकी मेहनत का और दीपक को उसकी करनी का फल मिल चुका था। सोमेश के ठेले की चाउमीन के चर्चे अब दूर दूर तक थे और उसका रुतबा हर बीतते दिन के साथ बढ़ रहा था।